नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत। अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होती है और उसकी समाप्ति लोधी वंश के साथ हो जाती है। यानी कि दिल्ली सल्तनत आपको 1206 यानी गुलाम वंश से शुरू होता है और 1526 यानी मुगल वंश के आगमन में समाप्ति हो जाता है। इस दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का शासन चला, खिलजी वंश का शासन चला, तुगलक वंश का शासन चला, सैयद वंश का शासन चला और लोधी वंश का शासन चला। यानी 5 वंश के शासन चला दिल्ली सल्तनत पे। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश। तो आइए अब हम गुलाम वंश के बारे में आपको पढ़ाते हैं। आप समझिए, कह रहा है कि गुलाम वंश को दास वंश के भी नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? दास वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऐबक ने किया। कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी भारत से जाने लगा तो उसने जीते हुए साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंपकर चला गया था। तो जब वह जीते हुए साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंपकर चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम हुआ दास वंश या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी मलिक की उपाधि से नवाजा था। याद रखिएगा, मलिक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी मलिक की उपाधि से नवाजा था। उसके जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी मलिक की उपाधि से नवाजा था। यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी राजधानी लाहौर। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। याद रखिए, कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था या दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी ने इसे मलिक की उपाधि से नवाजा था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दिया था? मलिक। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर शासन काल की बात करें, इसका अगर शासन की बात करें तो इसका शासन चला 1206 से 1210 तक। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक का उपाधि किसने दिया? तो मोहम्मद गौरी ने दिया। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में 1206 में हुआ था। इसका अगर राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक, तो इसका राज्याभिषेक हुआ था लाहौर में 1206 ईस्वी। लाहौर में 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ। कोई दिक्कत? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसे लाख बख्श कहा जाता था। यानी कि लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श कहा जाता था। लाखों के लाख दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। लाखों का लाख दान, लाखों लाख दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसे लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि यह लाखों का लाख दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। फिर से याद कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। और अगर आप गुप्त वंश पढ़े होंगे तो कुमार गुप्त ने उसे बनवाया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए
नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको भेजा था? बख्तियार खिलजी को भेजा। याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे भेजा था? बख्तियार खिलजी को भेजा था। कोई दिक्कत? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना किया था? गुलाम वंश का। वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने उसे कौन सी उपाधि दिया था? मलिक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा, इसका राज्याभिषेक भी लाहौर में हुआ, इसकी राजधानी भी लाहौर में, और इसे दफनाया भी गया था लाहौर ही में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि यह लाखों का लाख दान देता था। लाखों का लाख दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दो चीज, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, और क्या? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, यानी दोनों मस्जिद है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों का निर्माण, ये दोनों क्या है? मस्जिद है। याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आप याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों मस्जिद है, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम जरूर सुने होंगे। तो जो कुतुब मीनार दिल्ली का है, इसको शुरू करवाया था बनवाने के लिए, नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि कुतुब मीनार का नींव, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, तो आप बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा नहीं करवा पाया, लेकिन जो कुतुब मीनार दिल्ली वाला है, जो आप देखे होंगे, बहुत लोग देखे भी होंगे, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया बनवाना, अपने नाम पे नहीं बनवाया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार है और इसका भी नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो अपने नाम पर नहीं, बिल्कुल नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो काम शुरू करवाया, वह अपने दरबार में रहने वाले एक सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया। यानी कि कुतुब मीनार का जो काम था, यह इसने किसके नाम पर शुरू किया करवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो काम शुरू करवाया था, वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर शुरू करवाया था, लेकिन इस काम को इसने पूरा नहीं करवा पाया। कोई दिक्कत? कह रहा है कि कुतुब मीनार इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए किसे भेजा? बख्तियार खिलजी को भेजा। किसको भेजा? बख्तियार खिलजी को भेजा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद क्या है? मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखिएगा। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके दरबार में एक राइटर भी रहते थे, लेखक भी, जिसका नाम था हसन निजामी। याद रखिएगा, हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी, हसन निजामी जो था, यह एक लेखक था और इसने ताजुल मुहासिर पुस्तक की रचना की थी। ताजुल मुहासिर नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? हसन निजामी ने किया था। याद रखिएगा, हसन निजामी कौन था? हसन निजामी जो था, यह इसके दरबार में रहने वाला एक लेखक था जिसने ताजुल मुहासिर नामक पुस्तक की रचना की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया। यानी कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गया। चौगान खेल रहा था, जिसको पोलो कहते हैं आपकी भाषा में। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गया। किसकी मृत्यु हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। आइए, हसन निजामी जो था, हसन निजामी, हसन निजामी जो था, उसने पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था ताजुल मुहासिर। याद रखिएगा,
अगर आपसे कोई पूछेगा कि ताजुल मुहासिर नामक पुस्तक की रचना किसने किया, हजम निजामी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में इसका एक संरक्षक भी रहा करता था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को देख रेख करता था। वो कला में बड़ी माहिर था, बहुत सारे कला उसको आते थे। तो याद रखिएगा, उसका नाम था फक्के मुदाविर, यानी फक्के मुदाविर जो था, फक्के मुदाविर, यह जो था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षक आप कह सकते हैं। यह बहुत सारे कलाओं में संपूर्ण था। यानी कि इतना बात आपको याद रखना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, इसको आप बड़ा लिख देते हैं, 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक। यानी गुलाम वंश कब से कब तक रहा, 1206 से 1290 तक। अब आइए गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा जानिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी मलिक की उपाधि दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है, दास वंश कहा जाता है। गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि यह लाखों का लाख दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी मतलब राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त ने किया। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त करवा दिया, किसको भेजकर, बख्तियार खिलजी को। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे भेजा था, तो भेजा था बख्तियार खिलजी को। किसको भेजा था, बख्तियार खिलजी को। कह रहा है कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, इसका नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला, लेकिन इसके कामों को यह पूरा नहीं करवा पाया। यह किसके नाम पर था, यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर था। यह किसके नाम पर था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे था। हसन निजामी, हसन निजामी एक व्यक्ति था जिसने, जो लेखक था, जो किसके दरबार में रहता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। और इसने पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था ताजुल मुहासिर। कौन पुस्तक था, ताजुल मुहासिर। ताजुल मुहासिर नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, हसन निजामी ने किया था। ठीक, कहा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहा था, जिसको पोलो बोलते हैं आज की भाषा में। घोड़े से गिर गया और मर गया। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसे कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। कहा रहा है कि इसके दरबार में इसका एक संरक्षक भी रहा करता था, जिसका नाम था फक्के मुदाविर। फक्के मुदाविर किसका संरक्षक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक चला, 1206 से 1210 ईस्वी तक चला। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर जब हो गई, तो इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ आराम शाह। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह हुआ। आराम शाह कौन था, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। कह रहा है कि आराम शाह जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, और वह अपने पिता कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद गद्दी पर बैठा 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में यह अपने पिता के मरने के बाद गद्दी संभाला। कौन, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था, एक अयोग्य शासक था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, और यह मात्र 8 महीने गद्दी पर रहा। कितना महीना गद्दी पर रहा, 8 माह। कह रहा है कि आराम शाह किसका उत्तराधिकारी था, आराम शाह उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और यह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था जो मात्र 8 महीने गद्दी पर रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, दामाद था,
जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने आराम शाह की हत्या आराम से कर दिया। यानी कि इल्तुतमिश जो था उसने आराम शाह को मार डाला। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, इसने उसके पुत्र आराम शाह यानी अपने साला आराम शाह की हत्या कर दिया और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। क्या आपको बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मारा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसे लाहौर में दफना दिया गया। उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह मात्र 8 महीना गद्दी पर रहा। यह एक अयोग्य शासक था। इसको आराम से इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया। किसने कर दिया? इल्तुतमिश ने कर दिया। और इल्तुतमिश अब गद्दी संभाल लिया। अब आगे की कहानी इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलिए अब आइए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इल्तुतमिश। कह रहा है कि आराम शाह की हत्या करने के बाद 1211 ईस्वी में, हम क्या बोले, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। उसकी मौत हो गई घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह यानी उसका पुत्र हुआ। उसके पुत्र की 8 महीने में उसकी हत्या कर दी गई। यानी उसके पुत्र को किसने मार डाला? इल्तुतमिश ने। आराम शाह की हत्या करके, किसकी हत्या करके? आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहला काम करवाया, कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो काम आधा था इसको इसने पूरा करवाया। यह कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया। यानी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। लाहौर राजधानी था, लेकिन ये लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। और यह दिल्ली के सिंहासन पर शमसुद्दीन के नाम से बैठा। किस नाम से बैठा? शमसुद्दीन के नाम से बैठा। शमसुद्दीन कह रहा है कि यह शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा और यह लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। और इसने सबसे पहले जब गद्दी पर बैठा तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए कुतुब मीनार का काम को इसने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। यह जब गद्दी पर बैठा तो इसने प्रबल 2 शत्रुओं को सबसे पहले लड़ा। इसके प्रबल 2 शत्रु थे, इसके पास प्रबल 2 वो दुश्मन थे। एक का नाम था एल्दोज और एक का नाम था कुबाजा। 1215 ईस्वी में इसने अपने प्रबल शत्रु एल्दोज से लड़ा और 1217 ईस्वी में इसने अपने प्रबल शत्रु कुबाजा से लड़ा। यानी एल्दोज और कुबाजा से कब तक लड़ा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसने एल्दोज से लड़ा 1215 में और कुबाजा से लड़ा 1217 में। यह एक इल्बरी तुर्क था, यानी तुर्की का था। कह रहा है कि इल्तुतमिश क्या था? एक इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था। इसने क्या किया? इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का अगर कोई आपसे बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक, तो आपसे कहेगा तो आपको कहना पड़ेगा इल्तुतमिश। नहीं, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि वास्तविक अगर कोई गुलाम वंश का संस्थापक था तो वह इल्तुतमिश था। यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2 प्रबल शत्रुओं को हराया, एल्दोज को 1215 में, कुबाजा को 1217 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एकता प्रणाली की शुरुआत किया था, याद रखिएगा। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किया, कह रहा है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। और इसने उमर ए चहलगान का गठन किया। अब ये उमर ए चहलगान क्या था? एकता प्रणाली क्या था? उमर ए चहलगान का गठन किया।
उमर ए चहलगान 40 सरदारों का एक गुट हुआ करता था, जो उसके सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए इसका गठन करना पड़ा इसको। यानी कि उमर ए चहलगान क्या था, 40 सरदारों का एक गुट था, 40 सरदारों का गुट था, जो लड़ाई को यानी जो सेना को मजबूत करने के लिए इससे क्या स्थापना किया गया था। याद रखिएगा कि उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार के काम को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां से कहां ले गया, पहले लाहौर था फिर दिल्ली ले गया। कह रहा कि इल्तुतमिश किस नाम से गद्दी पर बैठा था, शमसुद्दीन के नाम से। यह एक इल्बरी तुर्क था, यह एक इल्बरी तुर्क था और इससे वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। अगर आपसे कोई पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आप उसको बोलिएगा इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। वह यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वह कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बदायूं का गवर्नर था। याद रखिएगा इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। और इसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, कहा रहा है कि बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया। बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। यह कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का था। उसके बाद इसने अजमेर में भी मस्जिद बनवाया, यानी अजमेर में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अजमेर में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि अजमेर में भी मस्जिद का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में करवाया। कौन, इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और इसने क्या किया, यह एक इल्बरी तुर्क था, या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया। यह उमर ए चहलगान का गठन किया, इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया, इसने एलदोज और कुबाजा को भी हराया, और इसने कुतुब मीनार, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया। और इसने क्या किया, और इसने किया कि इसने सबसे पहले अपने प्रबल दो शत्रुओं से लड़ा। एक का नाम था एलदोज और एक का नाम था कुबाजा नाम था। क्या नाम था, एलदोज और एक का नाम था कुबाजा। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने उमर ए चहलगान का गठन किया था। इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। इसने यानी अब सिक्कों पर खलीफा अंकित करवाया। सिक्कों पर खलीफा अंकित करवाने वाला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। खलीफा का नाम अंकित करवाने वाला शासक अंकित करवाया। खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित करवाने वाला शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने तांबा का, चांदी का सिक्का भी चलवाया था। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसने क्या क्या चीज के सिक्के चलवाए थे, चांदी और तांबा का सिक्का चलवाया। इसने अपने शासनकाल में चांदी और तांबा का सिक्का चलवाया था। जितने भी अब शासक हुए मुसलमान शासक, खुद को सुल्तान पद की उपाधि से नवाजते थे। तो यह भी खुद को सुल्तान पद की उपाधि से नवाजा, और इसने सुल्तान पद की से उपाधि की स्वीकृति बगदाद के खलीफा ने दिया। कह रहा है कि बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद का खलीफा जो था, इसने इसे सुल्तान पद की उपाधि दिया। यानी बगदाद का जो खलीफा था, इसने इसे सुल्तान पद की उपाधि दिया। याद रखिएगा, सुल्तान पद की उपाधि बगदाद के खलीफा के द्वारा किसे दिया गया, इल्तुतमिश को दिया गया। किसको दिया गया, इल्तुतमिश को दिया गया। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद और अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया। या क्या किया कि इसने अपने बेटे के लिए एक मकबरा बनवाया। और भारत में अगर मकबरे का जनक किसी को माना जाता है तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद के याद में इसने मकबरे का निर्माण करवाया था। यानी कि याद रखिएगा कि मकबरे बनाने का श्रेय, अगर मकबरा बनाने का श्रेय सबसे पहले किसी शासक को दिया जाता है तो वह कौन था, इल्तुतमिश था। याद हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गया, 1236 ईस्वी में।
इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गया? 1236 ईस्वी में। कोई दिक्कत? इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुर्कान था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश की पत्नी का क्या नाम था? शाह तुर्कान। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कान और इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। इसकी बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। कह रहा है कि इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान और एक बेटा का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। याद रखिएगा। कह रहा है कि इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कान, इसका बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, एगो बेटा इसका मर गया था नसरुद्दीन और इसका एक बेटा बचा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1211 से 1236 तक। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। यह किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा? शमसुद्दीन के नाम से। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया। इसने उमर ए चहलगान का गठन किया। इसने बगदाद के खलीफा से खुद को सुल्तान पद की स्वीकृति लिया और इसने सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया और इसने इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह एक इल्बरी तुर्क था। इसकी पत्नी का नाम शाह तुर्कान था। इसके बेटे का नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। इसकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। कह रहा है कि इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक चला। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। किसकी मृत्यु हो गया? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया। यह खुद को नासिर उल मोमन की उपाधि से नवाजा। यह खुद को क्या कहता था? नासिर उल मोमन। खुद को नासिर उल मोमन की उपाधि से यह नवाजा था खुद को। यानी कि जो इल्तुतमिश था यह खुद को नासिर उल मोमन की उपाधि से नवाजा था। यानी यह खुद को क्या कहता था? नासिर उल मोमन कहता था। क्या कहता था? नासिर उल मोमन कहता था। कौन? इल्तुतमिश। याद हुआ इतना बात? इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने कुतुब मीनार का काम को पूरा करवाया। क्या किया कि अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया। या अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? लाहौर से दिल्ली ले गया। यह किस नाम से बैठा? शमसुद्दीन के नाम से। यह एक इल्बरी तुर्क था। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया। इसने उमर ए चहलगान का गठन किया जो 40 सरदारों का गुट होता था। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। आपसे कोई पूछ सकता है कि सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाने वाला शासक इल्तुतमिश था। इसने मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे का बनाने का श्रेय सबसे पहले किस सुल्तान को जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की स्वीकृति किससे लिया? बगदाद के खलीफा से लिया। इसने अजमेर में मस्जिद बनवाया, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाया। इसने एलदोज को 1215 में हराया, कुबाजा को 1217 में हराया। या इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसके दरबार में एक लेखक रहते थे जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उज सिराज। मिनहाज उज सिराज जो लेखक थे या किसके दरबार में रहते थे? इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। कोई दिक्कत? मिनहाज उज सिराज किसके दरबार में रहते थे? इल्तुतमिश में। एकता प्रणाली का गठन इल्तुतमिश ने। उमर ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान पद की स्वीकृति किससे लिया? बगदाद के खलीफा से। उमर ए चहलगान कितने सरदारों का गुट होता था? 40 सरदारों का। कौन ऐसा शासक हुआ जिसने सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान, बेटे का नाम रुकनुद्दीन फिरोज। इसने खुद को कौन सी उपाधि से नवाजा? नासिर उल मोमन की उपाधि से। इसका मृत्यु कब हो गया? 1236 ईस्वी। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको इतना याद हो गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस ले लीजिए स्क्रीन पर। चलिए अब आइए हम इल्तुतमिश पढ़ लिए थे। तो देखिए सारे जितने भी गुलाम वंश में शासक हुए सारे काम क्रम लीजिए। इसमें आपको मुख्य इंपोर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन। बस यही 4 को आपको लिए इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इंपोर्टेंट है आपके लिए, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है और बलबन है। बाकी शासकों का क्रम याद रखिए, बाकी से कोई मतलब उतना आपको नहीं है। हम आपको इल्तुतमिश पढ़ा दिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह बैठा, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया और इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में मर गया। जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया
तो गद्दी पर बैठा रुकदीन फिरोज। अब सुनिएगा कहानी केवल। रुकदीन फिरोज जब गद्दी पर बैठा तो यह एक बड़ा ही अयोग्य शासक था। यह केवल नाम के गद्दी पर था। इसके राज्यों का संचालन इसकी माँ शाह तुर्कान किया करती थी। यानी इसके राज्यों का संचालन करने की जिम्मेवारी किसके पास? शाह तुर्कान के पास। लेकिन जब यह 1236 में गद्दी पर बैठा तो यह राज्य की स्थिति गड़बड़ाने लगी। इससे शासन चल नहीं पा रहा था ठीक से, ना बैठक में भाग लेता था, ना राज्य में क्या दिक्कत है उससे कोई मतलब इसको रहता था, केवल यह अपना जीवन से इसको मतलब होता था। लेकिन फिर भी माँ इसकी जो थी, यानी इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, उसके कारण इसका राज्य कुछ दिनों तक चला। लेकिन अंत जब हो गया, जब नहीं रह पाए गद्दी पर ठीक से काम कर पाया, तो अंततः रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया गया। यानी रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, यानी कि यह इल्तुतमिश की बेटी थी और ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। महिला शासिका। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो आप बोलिएगा रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान अपने भाई रुकदीन फिरोज के जगह पर गद्दी पर बैठी। इसकी माँ शाह तुर्कान का गई। वो सोची कि अगर हमारे एगो बेटे या बेटी है तो भाई रुकदीन फिरोज जब गद्दी पर ना रहेगा तो दूसरा आदमी बैठ जाएगा तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उसकी माँ ने क्या किया कि रुकदीन फिरोज को गद्दी से हटा के रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दी, और यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अब वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो सरदार लोग थे, उन लोगों को बड़ा घुटन होने लगा। घुटन किस बात की? उन लोग को यह लगने लगा कि हम महिला के अंडर में काम करेंगे, इतने दिक्कत। यानी लोगों को महिलाओं के बात मानना बड़ा खराब लगता था, बेइज्जती महसूस होता था। तो जो रजिया सुल्तान जब राजा बनी, महिला शासिका बनी, तो वहाँ के अमीरों को घुटन होने लगा कि हम महिला के अंडर काम नहीं करेंगे। और वहाँ के अमीरों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और जब वहाँ के अमीरों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया तो 1240 ईस्वी में वहाँ के अमीरों ने रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया। और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के बाद बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। वहाँ के अमीरों ने रजिया सुल्तान को षड्यंत्र रच दिया, और षड्यंत्र रचने के बाद रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया। रजिया सुल्तान को लगा कि हमको इसलिए गद्दी से हटा दिया क्योंकि हमारे यहाँ कोई साथ कोई पुरुष नहीं है, इसलिए रजिया सुल्तान विवाह कर ली। और रजिया सुल्तान का विवाह हुआ अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ? अल्तुनिया के साथ। याद रखिएगा, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर रही। और जब 1240 ईस्वी में वहाँ के अमीरों ने इसको हटा दिया तो यह क्या की कि अल्तुनिया से विवाह कर ली, ताकि इसे लगा कि अगर अल्तुनिया से विवाह कर लेंगे तो उसको गद्दी कम से कम हमको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजिया सुल्तान को गद्दी नहीं मिला बल्कि मौत मिला। 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को कैथल नामक स्थान के पास डाकुओं द्वारा वध कर दिया गया। अच्छा, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा। तो अब जो गद्दी पर बहराम शाह बैठा, लेकिन अब राजा का शासन कम और वहाँ के जो अमीर और सरदार थे उनका वर्चस्व ज्यादा था। तो बहराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो यह भी वहाँ के लोगों को बात मानना साफ मना कर दिया। तो वहाँ के अमीरों ने इसे किडनैप कर लिया, यानी इसको अपहरण कर लिया, इसको बंदी बना लिया। किसको? बहराम शाह को। और 1240 से 42 तक मात्र रहा। 1242 में वहाँ के अमीरों ने बहराम शाह को भी गद्दी से हटा दिया। और बहराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद वहाँ के अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया। अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर 1242 में बैठा, लेकिन बलबन ने षड्यंत्र रचा और बलबन ने षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन मसूद शाह को भी गद्दी से हटा दिया। 1246 ईस्वी में बलबन ने षड्यंत्र रचा। बलबन इसी के दरबार में रहता था और उसने षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन मसूद शाह को भी गद्दी से हटा दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाने के बाद बलबन ने नसरुद्दीन मोहम्मद, एकमात्र व्यक्ति जो टोपी सीकर अपना जीवन पालता था, इसे दरवेश राजा की उपाधि दिया गया। टोपी सीता था, जीवन पालता था, रोड पर ऐसे ही काम करता था। ऐसे व्यक्ति को बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र से जब हटाया तो नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठा दिया। यानी कि जो टोपी सीकर जीवन पालने वाला एकमात्र शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद
को इसने क्या किया, एक टोपी सीकर अपना जीवन पालता था और टोपी सीकर अपना जीवन पालने था। फिर भी नसरुद्दीन मोहम्मद जो था, नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया बलबन और इससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया ताकि इसको राजा बनाई पलट ना जाए, इसको एकदम पकड़ले रहना है। और इसीलिए बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया। 1246 से 1266 तक नसरुद्दीन मोहम्मद का शासन रहा। इसमें दो बात आप पॉइंट कीजिएगा। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बैठा, बहराम से बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह पहला ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन पालता था। इसे दरवेश राजा की उपाधि दिया गया, दरवेश राजा कहा जाता था, यानी नाम के राजा, दरवेश राजा की उपाधि इसे दिया गया, दरबारी राजा। और नसरुद्दीन मोहम्मद जो था यह 1246 से 1266 तक रहा और नसरुद्दीन मोहम्मद 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। और इसके मरने के बाद बलबन कहा कि अब कोई ना बैठेगा, अब बलबन बैठेगा गद्दी। और 1266 ईस्वी में बलबन गद्दी संभाला और इसने इस वंश का नामे बदल के रख दिया और कहा कि अब गुलाम वंश नहीं बल्कि बलबनी वंश रहेगा। और इसने क्या किया कि ये सारे राजाओं का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद। ये सारी बातों को याद रखिएगा। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी खुद बलबन हुआ और बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने इस वंश का नाम चेंज करके रख दिया और गुलाम वंश का नाम कहा कि अब गुलाम वंश नहीं रहेगा, अब बलबनी वंश रहेगा। बलबन गद्दी पर बैठा और बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1266 से 1286 तक। 1266 से 1290 है, 86 तक। 1266 से 1290 तक बलबनी वंश, लेकिन बलबन रहा 1266 से 1286 में। अब आइए, नसरुद्दीन मोहम्मद के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बलबन बैठा। बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि से खुद को नवाजा, या खुद को कौन सी उपाधि से नवाजा? जिल ए इलाही। जिल ए इलाही की उपाधि से यह खुद को नवाजा, जिल ए इलाही। कह रहा है कि बलबन जो था इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा एवं पैबोस प्रथा, ये क्या था भाई? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथा में का मतलब होता था कि झुककर राजा के पांव को चूमना होता था, उसके बाद ही राज दरबार में जाना होता था। इस प्रथा की शुरुआत किसने किया? बलबन ने किया। बलबन ने खुद को जिले इलाही की उपाधि से नवाजा और इसने नौरोज त्योहार का भी शुरुआत किया। इंपॉर्टेंट बात इसका बता देते हैं हम आपको, इसने नौरोज त्योहार की शुरुआत किया। इसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इसने अपने सल्तनत की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से किया। कह रहा है कि इसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इसने अपने सल्तनत की रक्षा बहुत आसानी पूर्वक किया। इसने बलबन ने। बलबन के दरबार में दो कवि रहते थे, एक का नाम था अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? अमीर हसन, ये दोनों दरबारी कवि थे बलबन के। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन का दरबारी कवि था और यह बलबन के दरबार में रहता था। कहा किया किसके दरबार में रहता था? बलबन के। इसने तुर्कान ए चहलगान का विनाश कर दिया। तो 40 सरदारों का गुट था तुर्कान ए चहलगान, उसका इसने विनाश कर दिया। तुर्कान ए चहलगान का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। तुर्कान ए चहलगान का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। दोबारा जब 1286 ईस्वी में दोबारा जब भारत पर आक्रमण कर दिया मंगोलों ने, तो इसने अपने बेटे को भेजा लड़ने के लिए, जिसका नाम था मोहम्मद। कह रहा है कि 1286 ईस्वी में जब मंगोलों ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया, तो इसने अपने बड़े बेटे मोहम्मद को भेजा और मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। यानी कि जो मोहम्मद था वह मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया और इस चीज को बलबन बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कह रहा है कि मंगोलों से लड़ते हुए बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद मारा गया और इस चीज को बलबन नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर पाया और उसी के शोक में इसकी 1286 ईस्वी में मृत्यु हो गया।
बलबन के मरने के बाद इसका 18 वर्षीय पुत्र कैकुबाद को गद्दी पर बैठाया गया। याद रखिएगा, बलबन के मरने के बाद उसका 18 वर्षीय पुत्र कैकुबाद को गद्दी पर बैठाया गया। जब बलबन मर गया तो 18 वर्ष का इसका एक पुत्र था बलबन का, जिसका नाम था कैकुबाद, उसे ही गद्दी पर बैठाया गया। कैकुबाद 18 वर्ष का था, ये गद्दी पर बैठा। तो जब यह गद्दी पर बैठा और इसने अपना सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नियुक्त किया। इसका सेनापति कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था, पूरा नाम जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 18 वर्ष की आयु में कैकुबाद गद्दी पर बैठा, लेकिन इसको लकवा मार दिया। किसको? कैकुबाद को। कैकुबाद को जब लकवा मार दिया तो अब क्या होगा भाई? तो उसका उत्तराधिकारी सैमुद्दीन कैमूर हुआ। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सैमुद्दीन कैमूर। सैमुद्दीन कैमूर इसको जब लकवा मारा, उस समय सैमुद्दीन कैमूर 3 साल का था। अब बताइए 3 साल का लड़का गद्दी पर कब बैठेगा? लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने गद्दी हड़पने के लिए क्या किया कि कैकुबाद को जब लकवा मारा तो इसे गद्दी से हटा के सैमुद्दीन कैमूर को गद्दी पर बैठा दिया। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखिए। यह उस समय मात्र 3 वर्ष का था। 3 वर्ष का, क्या वर्ष का था? 3 वर्ष का। कह रहा है कि सैमुद्दीन कैमूर मात्र 3 वर्ष का था। कैकुबाद का बेटा था। कैकुबाद जो था, इसका यह बेटा था सैमुद्दीन कैमूर, और यह 3 वर्ष का था, इसीलिए यह बैठाया था। ये बहुत चालू आदमी था, इसलिए बैठाया कि इसको बैठा के इसकी हत्या कर देंगे, गद्दी हमको मिल जाएगा। क्या किया कि सैमुद्दीन कैमूर जब 3 साल का था तो इसको लकवा मारने के बाद इसको गद्दी पर बैठा दिया, और इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया, और गुलाम वंश से ही पर समाप्त हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया सैमुद्दीन कैमूर की, और इसने क्या किया, यानी गुलाम वंश कहिए, बलबनी वंश कहिए, इसकी समाप्ति हो गया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने खिलजी वंश की स्थापना की। यानी कि जब इसको 3 वर्षीय पुत्र को मार डाला, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सैमुद्दीन कैमूर को मार डाला, और खुद के नाम पर दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश का उदय किया, और उस वंश का नाम था खिलजी वंश। कोई दिक्कत? बलबन जो था 1266 से 86 तक रहा। इसने जिले इलाही उपाधि से नवाजा। इसने सीदाइन पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। इसने नौरोज प्रथा की शुरुआत किया। इसने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। दोबारा जब 1286 में मंगोलों ने आक्रमण किया तो इसका बड़ा पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो गया। तुर्कान चहलगान का इसने विनाश कर दिया। इसने अब क्या किया, इसने अब इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। इसने सीदाइन पैबोस प्रथा की शुरुआत किया, और जब इसका पुत्र मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया तो इस चीज पे बर्दाश्त नहीं कर पाया। 80 साल की अवस्था में बलबन मर गया। बलबन का उत्तराधिकारी कैकुबाद हुआ। कैकुबाद 18 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, लेकिन लकवा मारने के कारण इसे भी गद्दी से हटा दिया गया। जब इसे गद्दी से हटा दिया गया, इसका 3 वर्ष से पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था सैमुद्दीन कैमूर। सैमुद्दीन कैमूर मात्र 3 साल का था, और उसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया, और एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम हुआ खिलजी वंश। उम्मीद है इसके बाद गुलाम वंश के बाद अगले क्लास में, अगले वीडियो में खिलजी वंश हम आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर दीजिए, और फायदा उठाइए, पढ़िए, सीखिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अच्छे से रहिए, घर में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।